कम्युनिटीज़ को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं हैं। बड़े स्तर के जो बच्चे हैं उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, बट जहाँ कम्युनिटीज़ बहुत छोटी बस्तियों की बात हम करते हैं वहाँ पर उन बच्चों को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं जहाँ हम देखते हैं। सेकेंडली, उन बच्चों को जब हम ग्रुप में ला रहे हैं, ग्रुप में तैयार कर रहे हैं, तो उनको उनके राइट्स के बारे में, उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से उनको समझाना और उनको उनके अधिकारों का जानकारी देना। अरे ये लड़की हमें क्या सिखाएगी, सिखाएगी। तो वो एक माइंडसेट आता है। फिर पुरुषों को आपको एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ बात करनी पड़ती है। आज आप अगर हमारी कम्युनिटीज़ में भी आके देखोगे तो हर एक जगह स्ट्रीट लाइट्स भी मिलेगी आपको, ठीक रोड भी मिलेंगे, और अभी स्कूल से लेकर संजीवनी हॉस्पिटल हर एक चीज़ आपको मिलेगी कम्युनिटी में ही। तो कैसे उस हर एक चीज़ में बच्चे का पार्टिसिपेशन हो, उसके लिए हम कैसे काम करें, उनको एक स्टेट लेवल पे लाकर अपनी प्रॉब्लम्स एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, फिर उसको मेजर प्रॉब्लम को डिस्कस करके फिर अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में वापस जाके उन कामों को करना। कम्युनिटीज़ में रोड्स अच्छे नहीं होना, स्ट्रीट लाइट्स ठीक ना होना, सरकारी स्कूल जो है वो ठीक ना होना, या किसी तरीके का सरकारी अस्पताल ना बना होना, ये सभी समस्याएं हम लोग कंटिन्यूसली फेस कर रहे हैं। और वो लोग इतने एम्पावर्ड भी नहीं है कि वो लोग ज़्यादा पैसा अपने हर एक चीज़ पे लगा पाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट इम्पैक्ट टॉक्स, जहाँ पे आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है ललित ने। ललित मेरे पर्सनल फेवरेट हैं क्योंकि मैं उनको बहुत क्लोजली जानती हूँ। ये एक यंग चेंज मेकर हैं और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे यूथ लेड इनिशिएटिव्स और कम्युनिटी लेड ग्रुप्स से कैसे कम्युनिटी का डेवलपमेंट किया जा सकता है। आज हम ललित के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, बट ललित पिछले 8 सालों से सोशल वर्क का ये काम कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत की थी चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट्स के मुद्दों पे काम करने से। वो यूनिसेफ के साथ और स्मार्ट सिटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे। वहीं से उनको आइडेंटिफाई हुआ कि क्यों ना मैं अपनी कम्युनिटी से, अपने घर से बदलाव का काम शुरू करूं। वहीं से ललित ने अपनी कम्युनिटी के इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना शुरू किया और ऐसे कई इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज़, चाहे वो मेंटल हेल्थ है, चाइल्ड राइट्स है, वुमेन एम्पावरमेंट है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स हैं, जेंडर इक्वालिटी है और LGBTQ राइट्स हैं पे बात करनी शुरू की। ना सिर्फ बात करनी शुरू की, अवेयरनेस का काम किया, बट पॉलिसी लेवल तक पहुंचने की काम किया, यानी कि पॉलिसी एडवोकेसी का काम किया, जिसके बारे में हम ललित से बहुत सारा जानेंगे। ललित क्योंकि खुद एक लड़के हैं और मेन एंड बॉयज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जेंडर इक्वालिटी और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स में पार्टिसिपेशन का, तो ललित से थोड़ा सा उसके बारे में भी जानेंगे। ललित ने अभी रिसेंटली विधानसभा में भी अपनी कम्युनिटी की वॉइस को रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पे इन्होंने अपनी कम्युनिटी की डिमांड्स पॉलिसी मेकर्स के सामने रखी हैं और उनसे डिमांड किया है कि उनकी कम्युनिटी को विमेन एंड चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाए। तो अब हम सीधे चलते हैं ललित के पास। हेलो ललित, कैसे हो आप? हाय दी, बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया। थैंक यू। तो ललित, तुम्हारी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है और मैं तो काफ़ी कुछ जानती हूँ, बट आज हमें ऑडियंस को पूरा बताना है। तो आप पहले तो मुझे ये बताओ कि आप कहाँ से आते हो, आप कौन सी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, आप कहाँ रहते हो और वहाँ का नेचर पैटर्न क्या है? ओके, सो मैं भोपाल से ही हूँ। भोपाल की एक छोटी सी कम्युनिटी राहुल नगर, शायद आपने सुना भी हो, नियर मैनेट कॉलेज, जो एक छोटी सी बस्ती है जहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग जगह के लोग आकर एक जगह पर बसे हैं। वहाँ पर कल्चर, वहाँ का अगर हम देखें, वहाँ पर ज़्यादा कोई स्टैंडर्ड या कोई बड़े, बहुत छोटी सी कम्युनिटी है। लोग मजदूरी करके अपना दिन चला रहे हैं, खाना पीने को है। बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो काम पर जा रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एजुकेशन की ओर हैं, कुछ बच्चे एजुकेशन की ओर नहीं भी हैं। बहुत ऐसी कम्युनिटीज़, बहुत छोटी सी कम्युनिटी है जहाँ पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, और मतलब बहुत सी दिक्कतें हैं वहाँ पर जो बच्चे और यंग यूथ्स जो है वहाँ पर वो फेस करते हैं। तो इस राहुल नगर कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। ग्रेट, मतलब ये वो जगह है जहाँ पे आप पैदा हुए और आप बड़े हुए। हाँ। तो मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताओ, पर्सनल जर्नी बचपन से लेके अभी तक की। कैसे तुम एक अनअवेयर चाइल्ड, जिसको पता नहीं है दुनियादारी में क्या हो रहा है, से इतने वेल इन्फॉर्म्ड यंग
अडल्ट बने हो, Okay. उस जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ। सो ये जो वेल नोन जो सब कुछ जानने वाला जो ललित है, ये पहले स्टार्टिंग से बिल्कुल एक डरा सहमा सा और एक बहुत अनएजुकेट, मतलब जो जिसको किसी चीज़ के बारे में पता ना हो, जिसको कुछ ना पता हो, बस अपनी मस्ती में मगन एक छोटा सा लड़का है जो कि बहुत कम एज में है और अभी सिर्फ स्कूल जाना घर आना, स्कूल जाना घर आना करता है। बट एक टाइम है जहाँ पर मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता लगा। एक इन व्हेन आई वाज 14 आई थिंक, मैंने जब एक हमारी कम्युनिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन आया जो बच्चों के चाइल्ड राइट्स को लेकर काम करता था, बच्चों को उनके राइट्स जो होते हैं उनको एजुकेशन की ओर जोड़ने का काम करता था। बिकॉज जो मेरी कम्युनिटी है वहाँ पर बच्चे बहुत कम एज पर काम के लिए निकल जाते हैं बिकॉज ऑफ पेरेंट्स की उतनी इनकम नहीं है और उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है कुछ अच्छा, और एजुकेशन की भी बहुत कमी है। सो वहाँ पर उन लोगों के बीच रहकर भी मेरे को थोड़ा सा इशू होता था, क्योंकि उन लोगों के बीच रहना, गाली गलौज और बहुत अलग सा Violence का इन्वायरमेंट माहौल, जो हाँ। है वहाँ का बिल्कुल डिफरेंट था। फिर इन 2014 में भी हमारे यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन आया जिसने वर्क स्टार्ट किया। पहले तो मुझे भी यही लगता था कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये फालतू अपना टाइम वेस्ट करने आ रहे हैं और हम लोगों को भी इरिटेट ही करने आ रहे हैं, कोई इसका सेंस निकलने वाला नहीं है, फ्यूचर इसमें कुछ है नहीं, जो कि मुझे उस टाइम लगता था। बट धीरे धीरे एक प्रोसेस था, कुछ एक दो मीटिंग, हर संडे मीटिंग्स में जाना या उनकी बात को समझना। वो लोग हमें बताते थे कि चाइल्ड राइट्स, जबकि उस समय तो उस जगह पर चाइल्ड राइट का कोई मतलब बच्चों के राइट्स के बारे में कौन ही बात करता है ना, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बच्चों को सिर्फ बच्चों की तरह देखा जाता है, उनके कोई राइट्स नहीं। बस आप स्कूल जाने के लिए हो, घर में खेलने कूदने के लिए हो, बट उनसे डिफरेंट जब मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही थी, कुछ सुनने को मिल रहा था और जानने को मिल रहा था, तो क्यूरोसिटी जो थी मुझ में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी उस चीज़ को समझने की। तो मैंने उस टाइम से फिर मेरी धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई। फिर 1 या 2 साल में मैंने बस्ती से निकल के फिर भोपाल के जितने भी बस और भी बस्तियां हैं वहाँ पर काम का एनजीओ के साथ काम करना चालू किया, उनसे चीज़ों को समझने की जानने की कोशिश की, क्योंकि जिस जगह हम रहते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वही इशू हो। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय रहते हैं, अलग अलग लोगों की दिक्कत है। तो आप उन चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे? आपको आपके क्राइटेरिया से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी बस्ती से निकल के भोपाल की और भी बस्तियों में बच्चों के साथ, मेरे बराबर के जो और भी बच्चे थे उनके साथ जुड़कर मैंने बातचीत, हर संडे या सैटरडे में मीटिंग्स लेता था, उन लोगों से कनेक्टिविटी बनाना कि हम किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे और कुछ बात समझ पाएंगे। तो एक वो प्रोसेस था। फिर उन 2-3 सालों में धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ भोपाल लेवल पे, जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उसके बाद स्मार्ट सिटी का जो हमारा प्रोजेक्ट था, हमारा बचपन कैंपेन जो था, उसकी तरफ से अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके साथ हम लोगों ने काम करना शुरू किया। फिर एक कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप हुआ कि कैसे हम लोग आगे बात रख सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटीज़ को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है। बड़े स्तर के जो बच्चे हैं उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, बट जहाँ कम्युनिटीज़ बहुत छोटी बस्तियों की बात हम करते हैं, वहाँ पर उन बच्चों को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं जहाँ हम देखते। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे हम दे पाए उन सभी बच्चों को, उन सभी यूथ्स को, उसके लिए हम लोगों ने काम किया। स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर हम कंटिन्यूसली काम कर रहे थे, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो, उन लोगों के साथ हम लोगों ने काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद इन 2017 फर्स्ट टाइम मैं बाहर भोपाल से बाहर निकला नेशनल रिप्रेजेंट करने के लिए इन उड़ीसा। हम लोगों का जो हमारा बचपन कैंपेन था उसकी तरफ से एक नेशनल मीटिंग था, जहाँ पर 16 से 17 राज्यों के लोगों को, जो यूथ थे, जो बच्चे थे, स्पेशली बच्चे अपने अपने स्टेट की, अपने अपने जगहों की दिक्कतें जो हैं, हमको जो मेजर प्रॉब्लम्स रखती हैं चाइल्ड राइट्स को लेकर, चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर, उस जगह पर हम लोग आए, एक प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने बात किया। और वहाँ से हम लोगों की एक बड़ी जर्नी शुरू हुई, जहाँ से हम लोगों ने एक दूसरे की बातों को समझा, क्योंकि भोपाल की जो प्रॉब्लम है वो दिल्ली वाले नहीं जान सकते, और जो दिल्ली की प्रॉब्लम है वो कोई और स्टेट। तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे आकर सभी बच्चों की जो मेजर इश्यूज हैं उन पर बात करना चालू किया और उस पर काम करना चालू किया। और वहाँ जब से कंटिन्यूसली अभी तक कई ऐसी वर्कशॉप्स, कई ऐसे सेशंस भी मैं लेता रहता हूँ, चाहे वो कम्युनिटीज़ में हो, एज अ कई जगह मैं एज अ रिसोर्स पर्सन भी जाता हूँ कुछ सेशंस लेने। और अभी बस यही जर्नी चल रही है कंटिन्यूसली। वाओ, ये बहुत ही एम्पावरिंग जर्नी है। तो ललित, जैसे तुमने बोला कि यूथ का पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट है, तो तुम कह रहे थे कि क्योंकि मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन रन करती हूँ, जब हम कोई प्रोजेक्ट लेके जाते हैं तो हमारा मोटिव होता है कि हम यंग लोगों को टारगेट करें कम्युनिटी पे, अगर हमें अपना प्रोग्राम को सस्टेनेबली चलाना है। बट उसमें भी बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो मैं तुम्हारा जानना चाहती हूँ, क्योंकि
उस टाइम पे जब यंग लोग ये सोचते हैं कि अरे हम क्यों ध्यान दें, और क्योंकि तुम लड़के हो तुम भी अपने घर के ब्रेड विनर बनोगे, तो बहुत रेजिस्टेंस वहाँ से भी आया होगा। तो घर वालों का रिएक्शन आई एम श्योर अच्छा नहीं होगा, कम्युनिटी का अरे ये लड़का कहाँ जा रहा है, ये किन चीज़ों में पढ़ रहा है। तो मुझे ये जानना है कि तुम्हारे लिए वो ड्राइविंग फोर्स क्या था, ये इंस्पिरेशन क्या था कि तुमने बोला कि नहीं ये कितनी आवाज़ें चल रही हैं, मुझे ये काम करना है। जैसे कि आपका क्वेश्चन था और मैंने बताया भी कि मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर इतना एजुकेशन का बहुत प्रॉब्लम है, लोगों वेल एजुकेटेड नहीं है, लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका सिर्फ इतना है कि सुबह से काम पे निकलना है, शाम को कमा के लाना है और घर में अपने बच्चों को खिलाना पिलाना है। इन सब चीज़ों और मेरे जो दोस्त हैं और जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल था उन लोगों में भी बस जैसे मैंने बताया कि घूमते रहना या फिर किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व रहना, नशे आदि के भी बहुत ज़्यादा आदी हैं वो लोग। इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहना और उस फ्रेंड सर्कल में या उस जगह पर रहने के बावजूद इस चीज़ को सोचना भी, क्योंकि जिस एज में मैं था तो उस टाइम तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरीके का कभी कुछ काम करूँगा। मेरा भी एक नॉर्मल सा सॉर्टेड सा सीन था कि पढ़ना लिखना है, एक अच्छी सी सरकारी जॉब या किसी अच्छी सी जॉब देखना है और आगे करना है। बट धीरे धीरे जब जैसे जैसे मेरा एनजीओ में प्रोग्रेस हुआ, मैंने चीज़ों को जानने की कोशिश की, मेरे को ऐसा लगा कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। उस बीच में जो मेरा फ्रेंड सर्कल था या मेरी कम्युनिटी सर्कल जो था वो मुझे अलाउ नहीं करता था, क्योंकि उनका सीधा सा मोटिव है कि ये सब कुछ नहीं होता है, सोशल वर्कर ये लोग आपको सिर्फ पागल बनाने आ रहे हैं, अपना फायदा निकाल के ये लोग चले जाएंगे, इनको कुछ नहीं है, इनको तो पैसा सरकार से मिलता है, उनका सोचना ये होता है। तो उन लोगों के ताने सुनना, कब इवन मेरे घर से भी मुझे बहुत बातें सुनने को मिलती थी कि पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे, क्या करेगा जाके, कुछ नहीं होना जाना है तुम्हारा, पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बन पाएगा। क्योंकि उन पेरेंट्स की थिंकिंग, क्योंकि वो इतना बड़ा सोच नहीं पाते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी इजी नहीं रही है, तो वो उनके लिए बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। तो उन सब चीज़ों को सुनना, कंटिन्यूसली ताने, इवन कॉलेज में स्कूल में भी मुझे टीज करना कि ये क्या फालतू के काम करता है, चुपचाप लड़का है, लड़कों की तरह रहे, ये क्या मिलेगा इन सब काम करके, लड़कियों के साथ उठना बैठना है तेरा, लड़कियों की मीटिंग लेने जाता है, क्या मिलता है, मज़ा आता है क्या। ये सब चैलेंजेस तो ऑल ओवर कंटिन्यूसली रहे ही हैं, कुछ टाइम से हम लोग देखते आ ही रहे हैं। ग्रेट। तो थोड़ा अब मुझे अपने काम के बारे में बताओ, क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि आप लोग कम्युनिटी के साथ काम करते हो, उनके डेवलपमेंट पे काम करते हो, कैसे करते हो, ग्रुप्स बना के, कैसे होता है ये पूरा काम? ओके, सो एज आई टोल्ड कि हम लोग इन 2014 जब मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम ग्रुप्स तो थे बट इतने हम लोगों की कम्युनिटीज़ में इतने एक्टिव नहीं थे। हम लोगों को काम करने का तरीका इज़ टोटली कि हम लोग पहले कम्युनिटीज़ के जो बच्चे हैं, पहले जब मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काम करना स्टार्ट किया था तो हमारा मेन मोटिव बच्चों के साथ उतनी कनेक्टिविटी बनाना होता था। तो हम लोग हर डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो अलग अलग बस्तियां हैं भोपाल की, वहाँ पर जाते थे, बच्चों के साथ जुड़ते थे और उनके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना, उनके साथ कुछ ऐसी गेम्स खेलना या उनको कुछ ऐसा थोड़ा सा क्रिएटिव टाइप का कुछ उनको समझाना, क्योंकि वो उस एज में तो उनको ऐसा लगता है कि इतना हम डिफिकल्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन सीधे बता देना उनके लिए बहुत डिफरेंट चीज़ हो जाएगा। तो पहले उनसे कनेक्टिविटी कैसे हम कम्युनिटीज़ में बना सकते हैं, वो हमारा पहला मोटिव रहता था। सेकेंडली, उन बच्चों को जब हम ग्रुप में ला रहे हैं, ग्रुप में तैयार कर रहे हैं, तो उनको उनके राइट्स के बारे में, उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से उनको समझाना और उनको उनके अधिकारों का जानकारी देना, क्योंकि कम्युनिटीज़ में बच्चों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो उनको किस तरह से, हम लोगों का मोटिव यही होता था कि कैसे उनके राइट्स के बारे में हम एजुकेट कर सकते हैं। सेकेंडली, हम लोगों के काम करने का हर कम्युनिटीज़ में, तो जैसे हम ग्रुप बनाते हैं, हर कम्युनिटी में हमारा ग्रुप होता है, हर कम्युनिटीज़ में हम लोग जाते हैं, सैटरडे संडे हम लोग मीटिंग रहते हैं, बच्चों से कनेक्टिविटी बनाते हैं। उसको फिर हम लोग कैसे उन सब बच्चों को फिर एक जगह पर ला पाएँ। ऐसे तो हम लोग पहले एक इंटर स्लम मीटिंग भी करवाते थे कि इन बच्चों, इस बस्ती के बच्चे दूसरी बस्ती में जाएंगे, कनेक्टिविटी बनाएंगे, उनको जानेंगे, समझेंगे, अपनी दिक्कतों को वो शेयर करेंगे, वो अपनी दिक्कतों को यहाँ शेयर करेंगे। फिर एक हमारी होती थी, हम लोगों की स्टेट लेवल मीटिंग होती थी, जहाँ से जो जितने भी यूथ्स हैं, जहाँ से जितने भी हम लोगों ने बच्चों को उनके राइट्स के बारे में या उनके अधिकारों के बारे में हम लोगों ने उनको एजुकेट किया है, जिसके उनको जानकारी दी, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और फिर वहाँ से हमारे स्टेट की, हमारे जिले की, हमारी बस्ती की जो समस्या है उसको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे रखना, ताकि वो काम सिर्फ बातों में ना रह पाए, उसको हम सच में इम्प्लीमेंट कर पाए। तो फिर स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर, डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर फिर हम लोग बच्चों का पार्टिसिपेशन के लिए उसमें बात रखते थे और उस काम को हम लोगों का ये चाइल्ड राइट्स में एक राइट्स भी है पार्टिसिपेशन का, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि मिसिंग है।
बहुत मिसिंग है। सो उस राइट को कैसे हम लोग बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि अगर स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है ना, तो मुझे लगता है कि आप बड़ों से पूछ रहे हो, सबसे पूछ रहे हो, बट आप बच्चों से कभी नहीं पूछ रहे हो कि बच्चे आपकी नीड क्या है। तो कैसे उस हर एक चीज में बच्चे का पार्टिसिपेशन हो, उसके लिए हम कैसे काम करें, उनको एक स्टेट लेवल पे लाकर अपनी प्रॉब्लम्स एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, फिर उसको मेजर प्रॉब्लम को डिस्कस करके फिर अपनी अपनी कम्युनिटीज में वापस जाके उन कामों को करना। ऐसे हमारी प्रोसेस होती है। फिर उसको उसके बाद इंटरनेशनली भी हम लोगों का, जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल मीटिंग्स भी होती है, नेशनल मीटिंग्स भी हमारा होता था, जहाँ पर सारे स्टेट्स के लोग एक जगह पर मिलकर अपनी दिक्कतें साझा करते थे। तो ये ऐसे एक प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग काम करते हैं। तो मतलब आप कम्युनिटी को एम्पावर करते हैं, Yes. उनको एक आवाज़ देते हैं और Right. उनकी आवाज़ फिर सरकार तक और राइट स्टेक होल्डर्स Yes. तक पहुंचाते Right. हैं। ग्रेट, अमेजिंग। तो मुझे अब ललित ये बताओ, आप बहुत ज़्यादा एडवोकेसी वर्क करते हो। हमारे सेक्टर में ये टर्म एक है जो बाहर दूसरे सेक्टर के लोगों को शायद नहीं समझ में आता है। तो आपने विधायक को भी लेटर लिखा है Yes. अपनी बस्ती में इश्यूज को लेकर। तो एक तो पहले आप ये बताओ कि एडवोकेसी है क्या, आप सरल भाषा में, ताकि हमारी ऑडियंस भी समझे। और दूसरा, आपने क्या क्या पॉलिसी एडवोकेसी इनिशिएटिव्स लिए हैं, Okay. किन किन डिसीजन मेकर्स को रीच आउट किया है और उसका क्या इम्पैक्ट रहा? ओके, सो एडवोकेसी जो वर्ड हम आपने बोला कि हमारे फील्ड में बहुत कॉमन सा है। सो एडवोकेसी लोगों को तो बहुत ऐसा लगेगा कि हाँ चलो एडवोकेट टाइप का कुछ है, बट हम लोगों के, हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें, उस फील्ड में एडवोकेसी, आप किसी किसी की वकालियत नहीं कर रहे हैं। आप अपनी बस्ती या अपने अपने साथ वालों की दिक्कतों को कैसे, क्योंकि सब नहीं उतने वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं हर चीज को लेकर, बट अगर आप हो तो आपको उस चीज के बारे में जानकारी है, आपको उस प्रोसेस पता है कि आप इस चीज समस्या को यहाँ से उठा के कहाँ तक ले जा सकते हैं। सो ये एक प्रोसेस होता है कि आप अपने कम्युनिटीज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझें और फिर उनकी आवाज बनकर आप उन लोगों के सामने रखें, ऐसे Amplify स्टेक, करें, हाँ, हाँ। उन स्टेक होल्डर्स या हमारे डिपार्टमेंट्स या हमारे गवर्नमेंट के सामने रखें, जहां पर हमको उन चीजों का सोल्यूशन मिल पाए। सो एडवोकेसी वर्ड इज इतना सिंपल है हमारे लिए। सो ये जितना भी काम है हम लोग कर रहे हैं, इसका जो प्रोसेस है हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, तो देखो मैंने आपको बताया कि हमारी कम्युनिटीज़ में इतना ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और कम्युनिटी इतनी वेल डेवलप भी नहीं है। तो नीड तो पर हर पर्सन को है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कम्युनिटीज़ में मोस्टली, क्योंकि वो लोग अपने राइट्स के लिए बात नहीं रख पाते हैं। कम्युनिटीज़ में रोड्स अच्छे नहीं होना, स्ट्रीट लाइट्स ठीक ना होना, सरकारी स्कूल जो है वो ठीक ना होना, या किसी तरीके का सरकारी अस्पताल ना बना होना, ये सभी समस्याएं हम लोग कंटिन्यूसली फेस कर रहे हैं। और वो लोग इतने एम्पावर्ड भी नहीं है कि वो लोग ज़्यादा पैसा अपने हर एक चीज़ पे लगा पाए, एजुकेशन पे अपने बच्चों के लगा पाए। तो इसी वजह से बहुत सारे बच्चे 5th क्लास के बाद ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं वहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम है। इन सभी चीज़ों को हम लोग कम्युनिटीज़ में बैठकर, पहले जो भी यूथ वॉलेंटियर्स हैं हमारे, जो भी बच्चे हैं, उनके साथ हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करके फिर एक मेजर प्रॉब्लम हम लोग जब निकालते हैं ना, तो फिर हम लोग उस प्रोसेस के लिए पहले आगे एक लेटर बनाते हैं। हम सभी एक लेटर क्रिएट करते हैं कि जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे पार्षद या विधायक, जिन भी मंत्री से हम अपनी अपनी रिक्वायरमेंट उनके सामने रखना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग एक लेटर बनाते हैं। उनके नाम से एक लेटर बनता है कि अब ये हमारी दिक्कत है। जैसे एग्जांपल, अगर स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है, कि मैं बताना चाहूँगा कि स्ट्रीट लाइट की अगर जैसे दिक्कत हम कम्युनिटीज़ में है, सो कितने इश्यूज हो सकते हैं। कोई, किसी को लगेगा कि सिर्फ कोई इशू नहीं है, बट आप सोचो कि रात में जब लड़कियां घर से नहीं निकल पाती सिर्फ एक मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट ना होने के कारण, तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू है। तो ऐसी समस्याओं को हम उस लेटर में लिखते हैं, फिर उस लेटर को हम लोग उनके सामने ले जाकर हमारे जितने पार्षद हैं, विधायक हैं, उनके सामने रखते हैं कि हमारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए। बट ऑब्वियसली सोल्यूशन एक बार में कभी मिलता नहीं है, ये एक प्रोसेस होता है। बहुत, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार हम लोगों को कंटिन्यूसली लेटर्स बनाने पड़ते हैं, कंटिन्यूसली उनसे कनेक्टिविटी बना के रखनी पड़ती है कि हम आपके पास आ रहे हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन के लिए आपको हमारे काम करने होंगे। बिकॉज वो हमारे कम्युनिटी के पार्षद है तो उनको वो करना होगा, बट प्रोसेस थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो हम लोगों को कंटिन्यूसली उनसे फीडबैक या बात करते रहना पड़ता है। हम लोग कम्युनिटीज़ के साथ जुड़कर बार बार आंटी, जो हमारी कम्युनिटीज़ में आंटीज़ हैं, उनका सपोर्ट ले लेते हैं, महिलाओं का, पुरुषों का ज़्यादा एक सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि वो लोग निकल जाते हैं, पर यूथ्स और महिलाएं जितनी भी हैं उनका सपोर्ट लेकर हम लोग करते हैं। और इसी प्रोसेस में अभी हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली कि हम लोग विधानसभा में कम्युनिटी की वॉइस को रख पाएँ, क्योंकि विधानसभा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्टेट की सारी दिक्कतें जो भी है सब वहाँ पर डिस्कस होता है, सब कुछ वहीं पे डिस्कस होता है। और जहाँ जो हमारे स्पीकर सर हैं
उन तक हम अपनी आवाज़ पहुंचा पाए, ताकि वो हम लोगों के कुछ सॉल्यूशंस के बारे में सोच पाए। सो भोपाल के अलग अलग बस्तियों से कुछ वॉलेंटियर्स को चुना गया, और वो वॉलेंटियर्स ने विधानसभा में जाकर अपनी बात रखी। हर एक टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे वो यूथ से रिलेटेड हो, विमेन से रिलेटेड हो, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, हर चीज़ की बात हम लोगों ने उनके सामने रखी। उन्होंने इवन हम लोगों ने उनके सामने डिमांड भी रखी कि जो भी हमारे साल में जितने भी सेशंस होते हैं विधानसभा में, उनमें पूरे साल में एक बार का जो सेशन होता है वो सिर्फ बच्चों के विषयों में डिस्कस करा जाना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक साल में एक बार एक ऐसा दिन होना चाहिए जहाँ पर बच्चों को पार्टिसिपेशन मिले, विधानसभा में आकर वो अपनी बात को रख पाए। सो ये एक प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग एडवोकेसी का काम आगे बढ़ा पाते हैं। वाओ, अमेजिंग, मतलब ये बहुत ही अमेजिंग है। तो इसका क्या रिजल्ट मिला? विधानसभा में जाकर बात रखकर कुछ बदला? बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। पहले जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, जब मेरे मोहल्ले में ठीक रोड नहीं हुआ करते थे, लोगों को इतनी उस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं थी कि हम उनके पास जा सकते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि अगर हमें ये दिक्कत है तो हमें किसके पास जाना है। सो उनको उस चीज़ के बारे में बताना और उनके साथ वो काम करना। आज आप अगर हमारी कम्युनिटीज़ में भी आके देखोगे तो हर एक जगह स्ट्रीट लाइट्स भी मिलेगी आपको, ठीक रोड भी मिलेंगे, और अभी स्कूल से लेकर संजीवनी हॉस्पिटल हर एक चीज़ आपको मिलेगी कम्युनिटी में ही। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं देखता हूँ कि अभी भी बहुत सी दिक्कतें हैं, बट पहले के मुकाबले अभी हम जब देख रहे हैं कि बहुत सी चीज़ों में बदलाव भी आया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम अपने आप को भी उन चीज़ों के बारे में एम्पावर कर रहे हैं और उन कम्युनिटी के लोगों को भी ये बात समझा पा रहे हैं। वाओ, अमेजिंग। मुझे अब ये बताओ कि इतना सारा काम कर लिया, इतनी सारी चीज़ों पे बात कर लिए, इश्यूज एड्रेस कर लिए, चैलेंजेस क्या हैं? मतलब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं प्रोफेशनली ये सारी चीज़ों को टेकअप करने में? एज आई टोल्ड कि वैसे तो कोई भी काम इजी नहीं होता है, और चाहे ये जो काम हम सोशल वर्किंग का करते हैं, मैंने बताया पहले भी कि लोग इसको किसी तरीके से देखते ही नहीं, लोगों का कुछ है ही नहीं, उनके लिए तो कुछ है ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं कम्युनिटीज़ में, लोगों के ताने सुनना। आप क्यों आ जाते हो, हमारे बच्चों को उठा के ले जाते हो, मीटिंग कर रहे हैं बच्चों के साथ तो उनका प्रॉब्लम कि हमारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, ये वो। सेकेंडली जिस विषय पे हम लोग काम कर रहे हैं वो बहुत बहुत बड़ा विषय है वैसे देखा जाए तो। चाइल्ड प्रोटेक्शन तो ठीक है, एक मुद्दा है जिस पर मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, बट उसके बाद मैं विमेंस और गर्ल्स के साथ हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल इश्यूज जो हैं गर्ल्स के, उनको किस तरह से हम एड्रेस कर रहे हैं, लड़कियों तक बात पहुंचा पा रहे हैं। क्योंकि कम्युनिटीज़ में भी अभी तो फिर भी लड़कियां बहुत उस चीज़ को समझ पा रही है, ओपन अप हो पा रही है, पर जिस समय आज से 4-5 साल पहले आप देखोगे तो लड़कियां इन सब बातों को सुनने में भी बहुत ज़्यादा अभी भी अवॉइड करती हैं आप देखोगे तो। पर उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही अवॉइड कर देती थी, उठ के चली जाती थी, उनके साथ काम करना इज़ टू डिफिकल्ट। अगर आप एक लड़का होकर किसी लड़की से मेंस्ट्रुअल इशू के बारे में बात कर रहे हो तो कम्युनिटी के लोग तो आपको मारने आ जाएंगे, क्योंकि क्या गंदा काम कर रहे हो भाई, आप क्या बता रहे हो हमारे बच्चों को। आप जेंडर के बारे में अगर आप शेयर करते हैं, हम जेंडर के बारे में जब लोगों को बताते हैं कि भाई जेंडर के बारे में ओपन होकर जब हम बात करते हैं, आप स्कूल में देखोगे जेंडर जब वो एक सब्जेक्ट साइंस में एक चैप्टर होता है, वो उसको सेक्स एजुकेशन का चैप्टर स्किप कर देती है टीचर। और उस विषय को आप कम्युनिटीज के लोगों के सामने बच्चों के साथ जब जाके बात कर रहे हो तो इट्स टू डिफिकल्ट, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे बच्चों को गलत सिखाने आ रहे हैं। बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, लड़कियों के बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लड़कों के बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, LGBTQ कम्युनिटी के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो फिर अरे ये उनका सपोर्टर है, कम्युनिटीज में उनको अच्छे तरीके से नहीं देखा जा सकता है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि लड़कियों के सामने जब हम लोग कम्युनिटीज में जाते थे और जब हम लोग बात करना शुरू करते थे कि भाई ये आपकी दिक्कतें हैं, उनको समझाना कि ये आपका ये जो भी प्रोसेस है, आपको जो मेंस्ट्रुअल इशू है इसके बारे में बात करना, आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, आप इसको स्किप करें, आप इन चीज़ों को ना यूज़ करें। जैसे कि आप लड़कियां बहुत ज़्यादा पहले कपड़े यूज़ करना, फिर उसके बाद उनको पैड के बारे में एजुकेट करना, और नॉट इवन सिर्फ मेंस्ट्रुअल इश्यूज, उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में भी इवनली उनको डिस्कस करना, क्योंकि ये जो एज होती है ना, यहाँ पर बहुत बहकने वाली एज होती है। सो उनको उस चीज़ के बारे में बताना, हर एक चीज़ के बारे में, इवन प्रोटेक्शन के बारे में बताना भी, तो कम्युनिटीज़ में आंटियों का बिल्कुल वो नहीं होता था। मैं इवन मेरे घर पे आकर कई बार बोल दिया गया कि तुम्हारा लड़का हमारे बच्चों को गलत सिखा रहा है, ये बहुत गलत बात है, इसको बोलो कि ये घर में रहे, ये सब ना करे। और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमें कंटिन्यूसली फेस करनी पड़ती है, इवन आज तक हम लोगों को करनी पड़ती है। बट हाँ, अभी थोड़े चेंजेस दिखना चालू हो गया,
वो जो लड़कियां पहले डर के भग जाया करती थी, आज वो दूसरी लड़कियों को भी उन सब चीज़ों के बारे में बता रही है। तो ये चेंजेस आप देख के अच्छा ही लगता है कि आप कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये ऑपोजिट जेंडर के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मुझे Obviously. याद है जब मैंने शुरू किया था तो महिलाओं के साथ काम करना आसान था, वो हाँ। आपकी बात। बट जैसे आप लड़कों से बात करने जाते हैं या पुरुषों से बात करने जाते हैं, अरे ये लड़की हमें क्या सिखाएगी, तो वो एक माइंडसेट आता है। फिर पुरुषों को आपको एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ बात करनी पड़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, बदलाव आएगा, लोग धीरे धीरे इस बात को समझेंगे। बट मैं भी खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके क्यूरियस थी जानने की, क्योंकि तुम एक लड़के हो और इन इश्यूज़ पे बात कर रहे हो जो कि एक हश हश टॉपिक है, लड़कियां भी नहीं बात कर रही हैं आपस में, और कोई लड़का सामने आके कर रहा है तो वो तो फिर उसके लिए तो जीवन खराब उसका कम्युनिटी में। तो इसीलिए नहीं, बट आई थिंक बहुत करेज लगता है इस चीज़ को आगे लेके जाने में। हैट्स ऑफ टू यू एंड योर एफर्ट्स। मुझे अब थोड़ा सा हम फन बात करते हैं। मुझे एक कोई ऐसा इंसिडेंट बताओ तुम्हारी लाइफ का जो एक इम्पैक्ट छोड़ गया तुम्हारी लाइफ में, कोई भी फन इंसिडेंट या कोई भी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस जो आज भी तुम्हें याद है तुम्हारी इस पूरी जर्नी में। ओके, सो ये जो प्रोसेस मेरी अभी तक रही, जो मेरी जर्नी रही इन सब में काम करते हुए, इतना प्रोसेस, पहले जैसे कि मैंने बताया कि मैं भी एक पहले बहुत डरा सहमा सा लड़का, इतने लोगों इतने से इन सब विषयों पर काम करना बहुत डिफरेंस बहुत ज़्यादा। मैंने बताया था कि मैं एक बार नेशनल मीटिंग के लिए उड़ीसा गया था, तो वहाँ पर लाइक 400 to 500 लोग थे, एक ही प्लेटफॉर्म पे, हर स्टेट से आकर एक ही प्लेटफॉर्म पर थे, और हम लोगों को हमारा प्रेजेंटेशन देना था चाइल्ड प्रोटेक्शन और हमारी कम्युनिटीज़ में हमारे स्टेट की हर एक प्रॉब्लम को लेकर। और वहाँ पर मैं हूँ 14 साल का, उस समय मैं 14 ईयर्स का था, और मैं इतने लोग मेरे सामने बैठे हैं और मेरी बारी आती है, आई वाज लाइक कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने 2-3 बार माइक ड्रॉप कर दिया कि ये मुझसे पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आप एक छोटे से बच्चे से कितना ही एक्सपेक्ट करोगे, जहाँ मैंने सिर्फ 10 से 20 कम्युनिटीज में 20 लोगों के साथ काम करा, और मैं 400-500 लोग वहाँ पर स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, मंत्री आए हुए हैं, उन लोगों के सामने आपको बात रखना है, तो आपको एक डर अंदर से रहता है ना कि आप कुछ गलत ना बोल दो, नहीं तो लोग आप पे हंसेंगे। सो वो एक पॉइंट था, और बट स्टिल मुझे बोला गया कि आपको बोलना पड़ेगा। मैंने बोलना स्टार्ट किया, मैं सामने खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ और मेरे पैर नीचे से शिविर कर रहे हैं, आई वाज लाइक कि मेरे से नहीं हो पाएगा। बट स्टिल वो एक सीख थी मेरे लिए कि मैं किस तरह से उन सब चीज़ों से सीख सकता हूँ, क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं वहाँ पर लोगों से कनेक्टिविटी बनाना, अपनी बात को बड़े लेवल पे रखना इज टू इम्पॉर्टेंट। आप छोटे स्तर से शुरू कर रहे हो, पर आपको उसको बड़े स्तर पर लेकर जाना ही पड़ेगा। तो वो मेरी लाइफ में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जहाँ पर मैं शायद बोलने से बहुत ज़्यादा डरा हूँ, अभी भी डरता हूँ, ये बहुत ह्यूमन नेचर है, बट उस लेवल का डर वो मेरी लाइफ में लास्ट एंड फर्स्ट टाइम था। उसके बाद से जो प्रोग्रेस रही है, आज तो विधानसभा हो गई, चाहे कितने भी बड़े प्लेटफॉर्म हो, एंकरिंग से लेकर सब काम में कर लेता हूँ। सो वो इतने चैलेंजेस नहीं है, और सब उसके लिए एक वो है कि कंटिन्यूसली इतना सपोर्ट भी मिलना, चाहे वो एनजीओज हो, आपको थोड़ा सा, अगर आपको एक इमेज जहाँ पर आपको दिखने लगता है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, और आपकी इमेज अगर कम्युनिटीज में बन रही है, तो फिर आपको भी लगता है कि नहीं आप कुछ अच्छा कर रहे हो, तो वो एक अच्छा वो है मेरे लिए। वाह, मैं काफ़ी रिलेट कर पा रही हूँ। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था, बहुत मुश्किल था पहला दिन जब आईएएस ऑफिसर्स आपके सामने बैठे हैं और आप वहाँ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आप वहाँ बात कर रहे हैं, बट वहीं से आप सीखते हो। फिर उसके बाद कोई आपको चुप नहीं करा सकता। तो अब वो तो ऐसा है कि उन लोगों को मुझे बोलना पड़ता है कि अभी आप रुको, दूसरों को बोलने दो। मैं वही कह रही हूँ, मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ। अमेजिंग। तो अब ललित हम थोड़ा सा एक फन सेगमेंट पे आते हैं। तो मैं आपको एक वर्ड दूंगी, आपको बताना है फर्स्ट थॉट या फर्स्ट वर्ड आपके दिमाग में उसको सुन के क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यूथ, एम्बिशियस, एजुकेशन, इक्वल फॉर एवरीवन, जेंडर इक्वालिटी, इक्वल राइट्स, एडिक्शन, यूथ, चाइल्ड प्रोटेक्शन, सेफ्टी, सोशल वर्क, सोसाइटी, इंस्पिरेशन, कम्युनिटी, डीमोटिवेशन। कम्युनिटी। दोनों चीज़ें कम्युनिटी से ही है। चलिए, अमेजिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच ललित, आज आप हमारे साथ आए और हमसे बात की। बिफोर वी एंड, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि क्योंकि आप खुद एक यंग चेंज मेकर हैं, आपके हिसाब से जितने भी यंग ऑडियंस हमें आज देख रही है उनके लिए क्या मैसेज होगा? कोई इतना बड़ा मैसेज नहीं है, बट एक अपील बोलूँगा या फिर कुछ इस रिक्वेस्ट बोलूँगा कि हम जब बात करते हैं यूथ्स की, तो हम हमेशा आने वाला कल या आने वाला कल डिस्कस करते हैं।
आने वाला कल हम डिस्कस ना करके हम ये देखें कि आप आने वाला आज हो। अगर हम आज को बदलेंगे तो ही हम कल भविष्य हमारा अच्छा कर पाएंगे। तो मेरी यूथ से, स्पेशली यूथ से ये अपील है कि ठीक है, हम अब जो भी कर रहे हैं वो करें अपने बट आप कैसे कम्युनिटीज़ को, आपकी सोसाइटी को एक अच्छा राह देने के लिए, अब उन बच्चों के लिए किस तरह से एक अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए किस तरीके से एक अच्छा काम कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा आगे बढ़े, अपने कदम उन चीज़ों की ओर बढ़ाएं और थोड़े कुछ इन सब विषयों पर थोड़ा सा काम करना चालू करें। Thank you so much. That's lovely, Lalit. Thank you so much for Thank joining you us. so Thank much. you.